हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 8 सिविक्स का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है अराइवल ऑफ महात्मा गांधी इन पॉलिटिकल स्कीम। देखिए, ये जो टॉपिक है ये है द नेशनल मूवमेंट चैप्टर का। इस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी हूँ, जिसमें पहले वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन बताई हूँ इस चैप्टर में, और दूसरे वीडियो इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन बताई, और दूसरे में बताई थी कि बंगाल का पार्टीशन कैसे हुआ, बंगाल का विभाजन कैसे हुआ, मुस्लिम लीग कैसे बनी, लखनऊ पैक्ट कैसे हुआ, इन सब के बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि महात्मा गांधी जो है वो कैसे करके ये जो हम लोग हमारे देश में जो ये शासन चल रही थी उसमें वो कैसे इन्वॉल्व हुए। तो देखिए, महात्मा गांधी जो है वो इंडिया में आए 9 जनवरी 1915 में। देखिए, हमारे वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो 1940 से 1918 तक हुआ था। 4 साल का वर्ल्ड वॉर हुआ था। देखिए, उसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज भी उस वर्ल्ड वॉर में शामिल था। तो अंग्रेज को चाहिए था सैनिक, लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए था, सैनिक चाहिए था। तो वो क्या कर रहा था ना कि अंग्रेज भारत देश में लोगों के घर जाता था और बोलता था कि जितने भी मेल हुआ करते थे, पुरुष होते थे, उन सबको बोलता था कि चलो हमारे देश, हम तुमको वहां पर काम देंगे, तुम वहां पर काम करना और वहां से पैसे यहाँ पर भेजना, तुम्हारे यहाँ पर घर चलेंगे और तुम वहां पर काम करना। ऐसा बोलकर के उन लोगों को जहाज में भर के, शिप में भर के और उसे लेकर चले जाते थे वर्ल्ड वॉर वाले जगह पर, और उसे वर्दी दे करके उसे भेज देते थे लड़ाई करने के लिए। एक बात बताइए, वहां पर बोला क्या गया था कि तुम्हें चलो मैं काम दूंगा, और वहां पर जाकर वो अलग ही देख रहा है कि यहाँ पर तो हमको लड़ाई करने के लिए भेज रहा है। अगर वहां पर मर भी जाता है कोई इंडियंस तो अंग्रेजों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, उसका थोड़ी ना कोई आदमी मर रहा था। तो वो तो बस यहाँ से आदमी भेज रहा था, लड़ाई हो रही थी, और वो जो लड़ाई हुई वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो अंग्रेज जीत भी गई थी। तो देखिए, इसमें क्या हो रहा था कि पहले औरत सब जो थी ना वो घर से बाहर वाले काम से बहुत ही कम किया करती थी। पहले वुमेन्स जो है वो घर का ही काम सब ज्यादा करती थी। तो जब मेल पुरुष आदमी जब घर से चले गए थे तो खेतों को देखना था। तो अब देखिए, जब खेतों को देखने के लिए वहां पर पैसे लगते हैं, खेत में खाद सब लगाए जाते दिए जाते हैं। तो कोई वहां से पैसा, सबको लग रहा था कि मेरा पति गया, मेरा भाई गया, मेरा बेटा गया वहां पर काम करने के लिए, वो हम वहां से पैसे भेजेंगे। लेकिन उसको क्या पता है कि शायद उसका बेटा या भाई जो भी हो शायद वहां पर जिंदा भी ना रहा, उस लड़ाई में मर भी गया होगा। तो इससे क्या हुआ कि उन लोगों को ना पैसे मिल रहे थे ना कुछ, तो इससे खेत भी फसल भी अच्छी नहीं हुई, और इतना ज्यादा उस टाइम में भूख भूख के वजह से लोग मारे गए थे। वैसा समय आज तक हमारे इंडिया में दोबारा नहीं आया। जो समय इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में आया था, वैसा भूख मरी लगभग 12 से 15 मिलियन लोग उसमें मारे गए थे, वो भी भूख के वजह से मारे गए थे। तो उस टाइम में ये जो महात्मा गांधी है ना, ये यहाँ पर भगवान बन के आए थे। ये आए थे, कब आए थे, तो 1915 में आए थे। 1915 कब हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का 1 साल हो गया था, तब वो इंडिया आए थे। इंडिया में वो आए थे वकालत आरंभ करने के लिए। वो एक लॉयर थे और वो सोचे थे कि यहाँ पर हम वकालत करेंगे। लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो वो अपने एक टीचर से मिले, उनके अपने गुरु जी से मिले। उनके गुरु जी का नाम था चितरंजन दास नाम था। तो वो बोले कि मैं यहाँ पर वकालत आरंभ करना चाहता हूँ, तो बताइए किस तरीके से हम यहाँ पर क्या करें। तो उनके जो टीचर थे वो बोले कि तुम सबसे पहले कि पूरा भारत घूम लो और तब तुम्हें जो सही लगे तुम वो काम करना। तो फिर महात्मा गांधी पूरा भारत घूमने लगे। भारत घूमने के बाद वो जब भारत घूम ही रहे थे तब वो चंपारण आए। चंपारण कहाँ पर, तो चंपारण बिहार में है। यहाँ पर वो घूमते घूमते समझ गए थे कि यहाँ पर वकालत से पहले जो यहाँ पर जो शासन चल रहा है अंग्रेजों का, उसे हमको यहाँ से भगाना होगा, इस फिरंगियों को हमारे भारत देश से भगाना होगा। तो वो चंपारण गए। तो चंपारण में लोग सब मांग कर रहे थे अंग्रेजों से कि इंडिगो, इंडिगो में मतलब होता है नील, नील की खेती। अंग्रेज जबरदस्ती इंडियन से नील की खेती करवाई जाती थी। और हम जानते हैं कि अगर एक बार नील की खेती हो जाती है तो वो फसल, मिट्टी जो होती है वो पूरी मिट्टी बर्बाद हो जाती है। और इंडिगो का यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा वैल्यू था, कपड़े रंगने के लिए नील का यूज किया जाता है। तो वो इंडियंस को प्रेशर कर रहे थे कि तुम नील की खेती करो। तो नील की खेती भी कर रहे थे, और उससे जो नील खरीदे रहे थे, उस वो जो फार्मर से अंग्रेज जो नील खरीद रहे थे, इंडिगो जब खरीद रहे थे तो उनका बहुत ही कम पैसे देते थे। मतलब कि कहने से भी ज्यादा कम। जैसे देखिए कि अगर आप लोग मम्मी के साथ मार्केट जाते हो
तो आपको कोई जैकेट या कुछ भी पसंद आ जाता है तो आपका 1500 दाम रहता है, तो बोलते हैं कि मम्मी इसको बोलो ना 1200-1300 तक में दे देने के लिए। या अपने फ्रेंड के साथ जाते हो तो 1200-1300 में वो ले लेते हो, लेकिन वही अगर मम्मी के साथ जाते हो तो मम्मी 1500 भले वो बोल रहा है, लेकिन मम्मी डायरेक्ट बोलती है 500-700, इससे ज्यादा तो चलिए मतलब कि आने लग जाती है। तो वो जो डायरेक्ट इतना ज्यादा पैसा कम जो हो जाता है, वैसे ही अंग्रेज कर रहा था, डायरेक्ट उसका पैसा बहुत ही कम कर दिया था, और ऊपर से मिट्टी भी बर्बाद हो रही थी। तो इसके लिए वो फार्मर्स जो थे, पीजेंट्स जो थे, वो मांग कर रहे थे कि इसका रेट जो है वो थोड़ा बढ़ाओ। तो गांधी जी चंपारण में पहला जो मूवमेंट था वो गांधी जी चंपारण में ही शुरू किए थे, और इसमें वो अंग्रेज से इसी के बारे में बोलते कि इंडिगो का, नील का जो प्राइस है उसे बढ़ा दो तुम, और इसमें वो सफल हो गए। मतलब ये उसका जो मूवमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया। अब उसके बाद ये जो गांधी जी थे वो पूरा फेमस हो गए, हर जगह गांधी जी का नाम चलने लगा कि क्योंकि दूसरे जो इंडिया से हुआ करते थे वो सब ऐसे डायरेक्टली जाकर अंग्रेजों को नहीं बोलते थे कि तुम ऐसा करो, वो बस मांग करते थे कि प्लीज ऐसा कर दो, प्लीज ऐसा कर दो, उनके सामने गिड़गिड़ाते थे। बट गांधी जाकर किए तो सारे लोगों का भरोसा बढ़ने लगा गांधी जी के ऊपर। गांधी जी उस टाइम में कह सकते कि हीरो की तरह बन गए थे। तो देखिए चंपारण में वो अपने 1917 में उन्होंने फर्स्ट मूवमेंट शुरू किया था, और उन्होंने नॉन वायलेंट मतलब होता है अहिंसा, उन्होंने अहिंसा के रास्ता अपनाया था। बोला था कि हम लोग जो है हम लोग वो लड़ाई लाठी डंडा का यूज नहीं करेंगे। वो ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज हमारे साथ तो ऐसा कर ही रहा है, वो हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर रहा है, वो हमें जेल कर रहा है, वो हमें मार रहा है, अगर हम भी वैसा ही करने लग जाएंगे तो हम दोनों में फर्क क्या रहेगा, क्या डिफरेंस रहेगी, हम दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। और वो ये भी चाहते थे कि अगर हम लोग भी लाठी डंडा का यूज करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि इंसान मरने लग जाता है, लड़ाई में क्या होती है, एक दो की हत्या ही होती है, और पूरा भारत देश उसमें शामिल था, तो बहुत ही ज्यादा लोगों की डेथ होती है। और वो सब तो डायरेक्ट गन का यूज करते थे। तो बोले कि अगर हम लोग को आजादी मिल भी जाती है और सारे इंसान मर ही जाएंगे तो फिर उस आजादी को देखेगा कौन, उस आजादी की खुशी को मनाएगा कौन। इसलिए वो बोले कि नॉन वायलेंट का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अहिंसा का रास्ता यूज करेंगे। इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया सत्याग्रह। सत्य मतलब क्या होता है, हम लोग जो सच बोलते हैं वो, और आग्रह मतलब हम सत्य के लिए, सच के लिए आग्रह करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, डिमांड फॉर ट्रूथ, सच्चाई के लिए हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करेंगे और वो हमारे झोली में हमारा जो डिमांड रहेगा उसे वो फुलफिल कर देंगे। उन्होंने साबरमती आश्रम बनाया जो कि गुजरात में। साबरमती आश्रम में वो गांधी जी कहते थे कि सारे कास्ट या सारे रिलीजन के लोग हैं वो सब यहाँ पर आ सकते हैं। उस टाइम में क्या था, अनटचेबिलिटी था। हमारे जो गांधी जी वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस लाए थे। ST SC जो है उन लोगों को हरिजन बोल देते। हरिजन मतलब क्या होता है, हरि मतलब क्या होता है भगवान, और जन मतलब क्या होता है उनके आदमी, तो वो नाम दे दिए गए थे। फिर वो वुमेन को एडुकेट करना चाहते थे। सती प्रथा जो है उन सबको बोल रहे थे कि सती प्रथा वैसे नहीं, उसे हटाना चाहते थे। तो वो एक फ्रीडम फाइटर के साथ साथ वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थी, समाज में बहुत सारे चेंजेस किए थे। तो साबरमती आश्रम का उनका ये मतलब था कि यहाँ पर ना हर कास्ट के, हर रिलीजन के लोगों को यहाँ पर स्वागत है। हम नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू आ सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम आ सकते हैं, या कोई भी एक स्पेसिफिक कास्ट आ सकते हैं, यहाँ पर हर एक इंसान आ सकते हैं और उसका हम यहाँ पर दिल से स्वागत करते हैं। नेक्स्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में, जिसे देखिए ये जो एक्ट आया था, इस एक्ट का आने का कोई मतलब ही नहीं था, कोई मीनिंग ही नहीं था, बिना मतलब का ये एक्ट लाया गया था। देखिए इसमें क्या हुआ था कि ये एक्ट लाया था जिसमें कि लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट के जो मेंबर थे उसमें इंक्रीज किया गया था। और देखिए कहा गया था जब पावर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से जब क्वीन विक्टोरिया के हाथ में गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में गई थी, तब ब्रिटिश ने क्या प्रॉमिस किया था कि प्रॉमिस ये किया था कि हम भी तुमको हाईएस्ट लेवल पर प्रमोट करेंगे। पहले क्या हो रहा था कि इंडियंस को हाईएस्ट लेवल पर प्रमोट नहीं किया जा रहा था, लेकिन जब पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में गया तब वो बोले कि नहीं, अब तुमको भी हम लोग हाईएस्ट पोस्ट पर प्रमोट करेंगे, तुम भी अब हाईएस्ट पोस्ट पर जा सकती हो। तो इसलिए ये जो एक्ट आया था, तो देखिए इसमें बोला गया था, बोल रहे थे कि हाईएस्ट पोस्ट पर तुम लोगों को प्रमोट करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था।
इंडियंस को मिल रहा था हेल्थ और एजुकेशन, मतलब कि तुम सेहत का ध्यान रखते रहो और सबको शिक्षित करते रहो, बस इतना ही इंडियंस के हाथ में था। और मेन जो फाइनेंशियल कंडीशन जो था, जो भी पैसे आ रहे थे इंडिया से, जो भी टैक्स सब आ रहे थे, वो सब जब वो और पुलिस, वो सब किसके हाथ में थे? तो वो सब थे ब्रिटिश के हाथ में। ब्रिटिश के हाथ में गवर्नर के पास थे। गवर्नर कहाँ के थे? तो वो सब अंग्रेज ही थे, ब्रिटिशर ही थे। तो देखिए फाइनेंस और पुलिस जो थी वो थी ब्रिटिशर्स के हाथ में, और एजुकेशन और हेल्थ थी इंडियंस के हाथ में, जो कि तुम अपना सेहत का ध्यान रखते रहो और पुलिस सॉरी और एजुकेशन सबको शिक्षित करते रहो, ये था इंडियंस के हाथ में। तो देखिए इसी में डुअल गवर्नमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया गया। डुअल गवर्नमेंट में डायरकी जो होता है उसे इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, जिसके कारण बोला जा रहा था कि चेंजेस होगा, तो उसमें फिर भी क्या हुआ कि फाइनेंस और जो पुलिस का तो मेन पावर जो है वो अंग्रेज के पास ही रह गया, और इंडियंस के पास क्या वही हेल्थ और एजुकेशन करा गया। तो इससे इंडियंस जो थे वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए, और वो अलग अलग जगह पर हड़ताल करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। तो ब्रिटिशर्स जो है वो एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किए, जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, जिसे 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए इस लॉ को हम लोग बोलते हैं, सॉरी इस एक्ट को हम लोग ब्लैक लॉ भी बोलते हैं। देखिए लोग सब क्या हो रहा था कि अलग अलग जगह पर हड़ताल कर रहे थे, तो इसे रॉलेट एक्ट में ये कहा गया कि अगर कहीं भी कोई इंसान इकट्ठा हमें दिखा तो हम उसे पकड़ के डायरेक्ट जेल में डाल सकते हैं, और तुम उस पर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। तुम्हारे पास कोई हक नहीं है कि तुम उस पर क्वेश्चन पूछो कि इसे क्यों डाल रहे हो, किस लिए डाल रहे हो। ना ही तुम अपील कर सकते हो, ना ही दलील, ना ही वकील। नो अपील, नो दलील एंड वकील। वकील मतलब क्या होता है? लॉयर। तुम अपील भी नहीं कर सकते, कहीं भी कोर्ट में नहीं जा सकते हो, तुम दलील भी नहीं कर सकते हो, और वकील भी नहीं, अपने लिए वकील को हायर नहीं कर सकते हो। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, हम तुमको उठा करके जा करके जेल में रख देंगे, वहां पर सराएंगे, और तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं। मतलब एक मूर्ति की अगर यहाँ से उठा करके वहां पर रख दो, तो इंडियंस को बस इतना ही हक था। उसको ये पूछने का भी हक नहीं था कि तुम मुझे किस वजह से यहाँ से लेकर जा रहे हो। देखिए यहीं पर आ जाता है जलियांवाला बाग मसकर। देखिए रॉलेट एक्ट को जो इंट्रोड्यूस किया गया, तो पहले तो ऐसा नहीं था कि मोबाइल वगैरह था, नेटवर्क था कि एक जगह से दूसरे जगह बात 1 मिनट में 2 मिनट में फैल जाती थी। वहां पर कुछ भी बात कहीं होती थी तो उसे फैलने में टाइम लगता था। तो देखिए रॉलेट एक्ट जो है ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्ट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये जो ब्लैक लॉ वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। देखिए रॉलेट वर्ड ही बोलते हैं तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, तो इंडियंस को वैसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या हो रहा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पंजाब में जो है वो बैसाखी मनाया जाता है। अब वो जब गेहूं वगैरह कट जाती है तो उस टाइम में मनाया जाता है। तो देखिए वहां के जो लोग थे वो गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर में, वहां पर वो गए थे। गोल्डन टेम्पल जो कि है अमृतसर में, वहां पर वो लोग गए थे, मेला वगैरह लगा था, भगवान का पूजा करने गए थे। वो जो अंग्रेज लोग को तो सिर्फ क्रिसमस पता है, उसके अलावा तो उन लोगों को फेस्टिवल पता नहीं, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। तो वो सब लोग गए थे अपना वहां पर मेला वेला घूमने के लिए, अपना फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पर जो जनरल डायर जो है उनका यहाँ पर पोस्टिंग था, मतलब कि वहां पर उसे वर्क करना था। तो उन्होंने देखा कि अरे इतना ज्यादा धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर जबकि रॉलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वो क्या किया कि वो कांग्रेस के 2 लीडर थे, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा का नाम था सैफुद्दीन कैटचलो। इस दोनों क्या किया, इस दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। और जो जलियांवाला का जो बाग है ना, उस बाग मतलब क्या होता है, बगीचा होता है, गार्डन होता है। तो उसमें लोग सब थे, बहुत बड़ा बगीचा है, तो उसमें लोग सब थे। तो उनका बाहर जाने का, उस बगीचे से बाहर जाने का, वो जो बाग था उससे बाहर जाने का, पार्क से बाहर जाने का बस एक ही या 2 ही रास्ता था। तो उस रास्ते को क्या किया, बंद कर दिया गया, और अंदर में पूरे आर्मी को ला दिया गया, और एक ही साथ बोल दिया गया फायर, मतलब सब पे गोली चला दो। और कितने सारे बेकसूरी इंसान, बच्चे थे जो सब फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने आए थे, वो सब मारे गए। बहुत सारे तो ऐसे थे, वहां पे कुआं भी था, तो बहुत सारे उस अपना जान बचाने के लिए उस कुआं में कूद पड़े। तो ये जो इतना कुछ हुआ, तो इतना सबके बाद वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया मार्शल लॉ को।
मार्शल लॉ मतलब ये होता है कि वहाँ का जो मेल है, मेल तो उस समय होता नहीं था, लेटर लिखा जाता था, तो वो लेटर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। इसके अलावा लोग जो है, लोग वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पंजाब के लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। देखिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता कि ये जो गोल्डन टेम्पल है, ये इसे किसने बनवाया है। देखिए जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था, इसका कुछ भी वजह नहीं था, बस एक वजह था कि रॉलेट एक्ट, और उसके वजह से एक दो नहीं कितने सारे बेकसूर इंसान मारे गए थे। सोचिए कि वहां पर अगर कोई बच्चा गया होगा और वो देख रहे हो कि हमारे फैमिली मेंबर हैं और सब पर गोली अंधाधुन चल रही है, सब मर के ऐसे ऐसे गिर रहे हैं, क्या वो बच्चा सब क्या सोच रहा होगा उस टाइम में। देखिए ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, उसके बाद ये बात जो है ना पूरे इंडिया में फैल गई, और सबसे जो खून खौलाने वाली बात ये है ना कि उसमें जो वो जो गोली जो चला रहे थे ना, वो भी इंडियंस ही थी। इंडियंस ही खुद अपने इंडियंस पर गोली चला रही थी, क्योंकि वो सब क्या आर्मी ज्वाइन किए हुए थे, और उन लोग जब फायर बोल दिया गया, मतलब सामने मत देखो कि कौन है, डायरेक्ट गोली चला दो। तो देखिए ये जब हुआ तो पूरे इंडिया में, पूरे भारत देश में सन्नाटा छा गया। सब लोग जो है ना, सब एकदम खून खौल गया कि अंग्रेज को यहाँ से भगाना ही भगाना है। इसी के साथ वहां पर क्या हो गया कि 1918 में ही क्या हो गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो भी खत्म हो चुकी थी। तो उसमें क्या हुआ कि अंग्रेज लोग जीत गए थे, और तुर्की जो था, तुर्की हार चुका था। तुर्की में कौन रहते थे, तो मुस्लिम रहते थे, मुस्लिम वगैरह थे। अली ब्रदर्स जो थे, अली ब्रदर्स के साथ फिर गांधी जी मिलकर के नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किए, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।